morning students, welcome in online classes of NRPS School। NRPS स्कूल की विज्ञान की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। बच्चों, हमारा पाठ चल रहा है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। इस पाठ में मैंने आपको कृषि पद्धतियों के विभिन्न चरण जो हैं वो हमारा पूरा हो गया है। मूल्यांकन के लिए मैंने आपको कहा था, तो मूल्यांकन के लिए आप प्रश्न लिखिए। मूल्यांकन के जो प्रश्न हैं उसमें पहला प्रश्न लिखो, खरपतवार किसे कहते हैं? पहला प्रश्न। दूसरा, थ्रेशिंग किसे कहते हैं? तीसरा प्रश्न, कटाई में काम आने वाले साधनों के नाम लिखो। कटाई में काम आने वाले साधनों के नाम लिखने हैं। वे औजार जिनसे कटाई का कार्य किया जाता है। तो ये 3 प्रश्न हैं बच्चों। आप मेरा वीडियो पॉज करो और पहले इनके उत्तर बिल्कुल ईमानदारी से आपको लिखने हैं और उसके बाद में मैं इनके उत्तर आपको समझाऊंगी। तो बच्चों, ये मूल्यांकन के प्रश्न आपने कर लिए होंगे, ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आपने कर लिया। तो खरपतवार पहला प्रश्न है, खरपतवार किसे कहते हैं? ये 3 नंबर का ही मूल्यांकन है, एक नंबर के हैं तीनों प्रश्न। खरपतवार किसे कहते हैं? फसल के बीच में प्राकृतिक रूप से उगने वाले अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, थ्रेशिंग किसे कहते हैं? अनाज के दानों को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया को थ्रेशिंग कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, कटाई। कटाई में उपयोग जो आने वाले जो उपकरण हैं वो है एक तो दरांती, जो प्राचीन समय में काम में लेते थे, और दूसरा है हार्वेस्टर। तो दरांती और हार्वेस्टर इसके उदाहरण हैं। ठीक है बच्चों, तो कर लिया होगा आपने। बेटा बोर्ड क्लास है तो आप लोग को बहुत सीरियस होकर पढ़ाई करनी है। पूरा ध्यान लगाकर वीडियो एकदम देखने हैं। एक एक लाइन जो मैं बोल रही हूँ वो पढ़ना है, और किताबों में जो पाठ है उसको अच्छे से रीड करना है। जितना भी मैं करवाऊँ उसको आप वापस से स्टार्टिंग से पढ़ा करो। अब बच्चों, हमारा लास्ट टॉपिक इसमें पाठ में बचा है, फिर अपना पाठ जो है वो पूरा हो गया है। जंतुओं से भोजन। जंतुओं से भोजन। जंतुओं से भोजन। देखो बच्चों, जंतुओं से हमें बहुत तरह के भोज्य सामग्री प्राप्त होती है। जैसे दूध है, तो दूध हमें गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि से प्राप्त होती है। इसी तरह से शहद, मधुमक्खियों से शहद प्राप्त होता है। मांस, अंडे, मांस जो हैं वो मुर्गे, बकरे आदि से प्राप्त होता है। अंडे जो हैं वो बतख और मुर्गियों से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से कई उत्पाद हैं जो जंतुओं से हम प्राप्त करते हैं और जो हमारे खाद्य सामग्री का कार्य करते हैं। इस सारणी आपके एक दे रखी है, खाद्य पदार्थ और स्रोत लिखने हैं जो जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ठीक है, जंतु हमें विभिन्न प्रकार के खाद्य प्रदान करते हैं। समुद्र के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग मछली का मुख्य आहार के रूप में उपयोग करते हैं। पिछली कक्षाओं में पौधों से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों के विषय में हम पढ़ चुके हैं।
हमने अभी सीखा कि फसल उत्पादन के विभिन्न चरण जो हैं वो कैसे होते हैं। उसमें क्या करना होता है, बीजों का चयन, बुआई इत्यादि, ये विभिन्न चरण हमने पढ़े। इसी प्रकार घरों में अथवा फार्म पर पाले जाने वाले पालतू पशुओं को उचित भोजन, आवास एवं देखभाल की आवश्यकता है। जब यह बड़े पैमाने पर किया जाता है तो इसे पशुपालन कहते हैं। देखिए, पालतू पशुओं को जब एक बड़े पैमाने पर पाला जाता है और उत्पादन प्राप्त करने के लिए, उनसे उत्पादन प्राप्त करने के लिए जब पाला जाता है तो उसे पशुपालन कहते हैं। तो पशुपालन जो है वो क्या है? पशुपालन पशुओं से अधिक उत्पाद प्राप्त करने के लिए बड़े पैमाने पर पालना पशुपालन कहलाता है। ठीक है बच्चों, पशुओं से बड़े पैमाने पर उत्पाद प्राप्त करने के लिए पशुओं को पालना पशुपालन कहलाता है। तो बच्चों, इसमें एक और दे रखा है कि मछली से कॉड लिवर तेल मिलता है। मछली से एक तेल मिलता है जिसे कॉड लिवर तेल कहते हैं, और इसमें विटामिन डी की अधिक मात्रा होती है। तो विटामिन डी जो है वो अधिक मात्रा में इससे प्राप्त हो जाता है। तो बच्चों, अभी तक जो मैंने आपको ये पूरा पाठ है, बहुत आसान सा पाठ है, पर याद करने के लिए काफ़ी कुछ है इसमें। आपको सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, वो ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसलिए आपको पाठ जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार वापस से हम इस पाठ को, पूरे पाठ को रिवाइज़ करें तो क्या क्या मेन चीज़ें पढ़ी हमने। अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए हम विशिष्ट कृषि पद्धतियाँ अपनाते हैं, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या इतनी ज़्यादा है तो उसके लिए हमें विशिष्ट कृषि पद्धतियाँ अपनानी पड़ती है। किसी स्थान पर उगाए जाने वाले एक ही प्रकार के पौधों को हम क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। किसी विशेष स्थान पर एक ही किस्म के पौधे उगाना क्या कहलाता है? फसल कहलाता है। भारत में फसलों को ऋतुओं के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, रबी की फसल और खरीफ की फसल। जुताई करके मिट्टी तैयार करना, उसे समतल करना आवश्यक है, और इस कार्य के लिए हम हल और पाटल का इस्तेमाल करते हैं। हल और पाटल की सहायता से हम मिट्टी को जुताई करते हैं और उसको समतल बनाते हैं। बीजों को उचित गहराई पर बोना और उनके बीच निश्चित दूरी रखना अच्छी उपज के लिए आवश्यक है। बीजों की अच्छी किस्म का चयन करके स्वस्थ बीजों को बोया जाता है, और बीज जो बोने की प्रक्रिया है वो सीड ड्रिल की सहायता से की जाती है। मिट्टी में पोषक पदार्थों की समृद्धि और पुनः पूर्ति आवश्यक होती है, और इसके लिए हम खाद और उर्वरकों का प्रयोग करते हैं। खाद और उर्वरक में अंतर जो है वो मैंने आपको समझाया कि खाद जो होते हैं वो प्राकृतिक होते हैं, उर्वरक कृत्रिम होते हैं, फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं। उचित समय अंतराल पर फसल को फिर क्या दिया जाता है? पानी दिया जाता है, जिसे हम कहते हैं सिंचाई। सिंचाई की जो आधुनिक विधियां हैं वो ड्रिप तंत्र और छिड़काव तंत्र हैं। अब सिंचाई के बाद में क्या होता है? प्राकृतिक रूप से फसल के मध्य में कुछ अवांछित पौधे उग जाते हैं जिसे खरपतवार कहते हैं, और इनको हटाने के लिए हम जैविक तरीके भी हैं जो इंसानों के जैसे द्वारा किए जाते हैं, जैसे हाथों से उखाड़ना उनको,
और या फिर उसमें खरपतवार नाशी का प्रयोग भी किया जाता है। बीजों को, अब दानों को क्या करते हैं, जब कटाई हो जाती है उसके बाद, कटाई के बाद में दानों को भूसे से अलग करते हैं और दानों को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया को हम कहते हैं थ्रेशिंग। थ्रेशिंग के पश्चात बीजों को पीड़कों और कीटों से बचाने या सूक्ष्म जीवों से संरक्षित रखने के लिए उनका भंडारण करना आवश्यक है और पशुओं को पाल कर भी खाद्य पदार्थ प्राप्त किया जाता है, इसे पशुपालन कहते हैं। तो पशुपालन भी है कि पशुओं को पालना, खाद्य पदार्थ प्राप्त करना, ये सब सारी चीज़ें क्या है, पशुपालन के अंतर्गत आता है। अब बच्चों हम प्रश्न उत्तरों पे आते हैं, क्योंकि हमारा पाठ पूरा हो चुका है। एक बार वापस से मैंने पूरा आपको शॉर्ट में समझा भी दिया। अब हम प्रश्न उत्तर करेंगे। अभ्यास प्रश्न, ठीक है। पहला है आपके रिक्त स्थान की पूर्ति। रिक्त स्थान भरो, ठीक है बच्चों। पहला प्रश्न है इसमें, एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को फसल कहते हैं। तो पहले का आएगा फसल। दूसरा प्रश्न है, फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की डैश होती है, मिट्टी की तैयारी होती है। पहले चरण में हम क्या करते हैं, मिट्टी की तैयारी करते हैं, कि मिट्टी को तैयार करते हैं। फिर है तीसरा प्रश्न, क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर डैश लगेंगे। क्षतिग्रस्त बीज जो होते हैं वो जल की सतह पर तैरने लगते हैं, तो तैरने। और जो अच्छे स्वस्थ बीज होते हैं वो भारी होते हैं, तो वो पैंदे पर बैठ जाते हैं, तो तैरने लगेंगे। इसके बाद में प्रश्न है, फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश, मिट्टी से डैश तथा डैश आवश्यक है। मिट्टी से क्या मिलते हैं, जल और पोषक। तो चौथे रिक्त स्थान में आएगा जल और पोषक। दो रिक्त स्थान है, एक में जल भर देना, दूसरे में पोषक। तो बच्चों ये रिक्त स्थान आ गए आपको समझ में। अब इसके बाद में है मिलान वाले प्रश्न। आपको कॉलम 1 से कॉलम 2 को मिलान करना है। मिलान करो, ठीक है। दूसरा प्रश्न है यहाँ ए कॉलम, बी कॉलम। ए में देखो लिखा है खरीफ की फसल, पहला है खरीफ की फसल, दूसरा है रबी फसल, तीसरा है रासायनिक उर्वरक, चौथा है कार्बनिक खाद। अब देखो बच्चों, इसमें ए दे रखा है, एक से ज़्यादा दे रखे होते हैं इसमें, समझिए। मवेशियों का चारा,
बी है यूरिया एवं सुपर फास्फेट। सी है पशु अपशिष्ट गोबर एवं पादप अवशेष। डी है गेहूँ, चना, मटर। और ई है धान एवं मक्का। धान एवं मक्का। एक मिलान अतिरिक्त दे रखा है तो उसको छोड़ सकते हैं अपन, ठीक है। खरीफ की फसल, देखो खरीफ की फसल जो कब उगाई जाती है, वर्षा ऋतु में उगाई जाती है, और ना तो जून से सितंबर तक का जो समय होता है वो होता है खरीफ की फसल का। तो खरीफ की फसल है इसमें धान और मक्का, ठीक है। फिर आता है रबी की फसल। रबी की जो फसल है वो गेहूँ, चना, मटर, ये रबी की फसल है। फिर रासायनिक उर्वरक, रासायनिक उर्वरक होते हैं यूरिया, सुपर फॉस्फेट। फिर है कार्बनिक खाद, कार्बनिक खाद है पशु अपशिष्ट, गोबर आदि, ठीक है। तो ये हो गया आपके इसके मिलान के अंतर्गत आ गया। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में, ये मिलान के हो गए। अब अपन नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं जिसमें हमें दो दो उदाहरण सभी के लिखने हैं। प्रश्न 3 है, निम्न के दो दो उदाहरण लिखिए। निम्न के दो दो उदाहरण लिखो। पहला, खरीफ फसल। खरीफ फसल। खरीफ फसल में बच्चों क्या आएगा, अभी हमने मिलान में लिखे वही लिख सकते हैं, धान, मक्का, ठीक है। दो दो उदाहरण लेने हैं। फिर दूसरा है रबी फसल। रबी फसल में गेहूँ, चना, ठीक है बच्चों। अब है निम्न पर अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। तो पहला इसमें है बच्चों मिट्टी को तैयार करना। मिट्टी को तैयार करना जो है वो प्रक्रिया मैंने आपको लिखवा दी है कि मिट्टी को किस तरीके से तैयार किया जाता है। दूसरा है बुआई करना। जो बुआई करने में आप जो मैंने लिखवाया वो तो लिखोगे, बीज को बोने की प्रक्रिया को बुआई कहते हैं। और जो बुआई है उससे पहले क्या किया, उसमें क्या किया जाता है, किस प्रकार से जो स्थान बीज जब डाले जाते हैं तो उनके बीच में निश्चित दूरी हो, इसका ध्यान रखा जाता है। सीड ड्रिल की मदद से बुआई का कार्य किया जाता है। तो ये सारा आपको बुआई में लिखना है बच्चों। निराई, निराई किसे कहते हैं, निराई मैंने कहा आपको कि अभी अब लिखवाया था मैंने कि खरपतवार को
हटाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? निराई कहते हैं। और निराई का क्या क्या तरीके हो सकते हैं वो आपको लिखना है कि निराई को हाथों की सहायता से खरपतवार को जड़ से निकाल के किया जाता है। इसके अतिरिक्त या फिर भूमि की सतह से ही उनको काट कर अलग कर दिया जाता है। दूसरा तरीका क्या है कि इसमें खरपतवार नाशियों का प्रयोग किया जाता है ना, खरपतवार नाशी डाल के खरपतवार को समाप्त कर दिया जाता है। निराई के बाद में निराई में करवा दिया आपको थ्रेशिंग में आपको क्या करना है? थ्रेशिंग की परिभाषा लिखनी है कि दानों को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? थ्रेशिंग कहते हैं। थ्रेशिंग के जो 2 तरीके हैं, एक तो है से फटकना, जो पुराना प्राचीन तरीका है वो है फटकना, जिसमें वायु के द्वारा अधिक तेज हवा में क्या करते हैं? बीज के दानों को भूसे से अलग किया जाता है, तो फटकने की प्रक्रिया हो जाएगी। और फिर उसके बाद में आजकल कंबाइन मशीन जो है उसका उपयोग थ्रेशिंग में किया जाता है, या थ्रेशर का, उसको थ्रेशर भी बोलते हैं। तो ये पैराग्राफ आप लिख सकते हो बच्चों। 5वां प्रश्न जो है, खाद उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है? इसमें मैंने आपको सारणी बनवाई थी जिसमें खाद और उर्वरक में 5 अंतर, जैसे इसमें बुक में तो 4 अंतर है, मैंने 5 अंतर लिखवाए थे, तो 5 अंतर जो हैं वो मैंने लिखवा दिए थे। फिर 6ठा प्रश्न है, सिंचाई किसे कहते हैं? जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। तो सिंचाई किसे कहते हैं? निश्चित समय अंतराल पर फसलीय पौधों को दिए जाने वाले जल को सिंचाई कहते हैं। और सिंचाई की 2 विधियां हैं, ड्रिप तंत्र और छिड़काव तंत्र। दोनों के बारे में मैंने आपको लिखवाया है, आपको दोनों के चित्र भी बनाने हैं साथ में, ठीक है? तो सचित्र इसका समझाना है, ड्रिप वाला और छिड़काव तंत्र चित्र बनाएंगे अच्छे से, सुंदर से। फिर जो प्रश्न आ रहा है वो है 7वां, यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा? ठीक है, तो खरीफ ऋतु में उगाए जाए तो गेहूं का उत्पादन जो है वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो बच्चों, गेहूं की फसल के लिए सर्दियां होना, ठंड का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि खरीफ के मौसम में जून से लेकर सितंबर तक इतनी सर्दी तो पड़ती है नहीं, तो सर्दी के अभाव में उनमें के जो बिदाने हैं वो अच्छे से बनेंगे नहीं उनका, क्योंकि हर पुष्प के अंकुरण का समय होता है निश्चित। जितने भी पौधे होते हैं उनके फूलों के पुष्प के अंकुरण का एक निश्चित समय होता है, और अगर उस निश्चित समय में हम उनको उगा नहीं रहे तो निश्चित समय में पुष्पन नहीं होगा, और पुष्पन नहीं होगा तो बीज का निर्माण भी नहीं होगा। इसलिए अगर खरीफ के मौसम में अपन गेहूं को उगाते हैं तो हमें गेहूं का उत्पादन प्राप्त नहीं होगा। फिर है 9वां प्रश्न, खरपतवार क्या है? हम इनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? ये परिभाषा मैंने आपको लिखवा दी बच्चों कि खरपतवार क्या होती है। खरपतवार जो फसलीय पौधे हैं उनके बीच में प्राकृतिक रूप से उगने वाले अवांछित पौधों को हम खरपतवार कहते हैं, और इनका नियंत्रण के जो 3 तरीके मैंने लिखवाए, एक तो हाथों के द्वारा है ना, जिसमें खुरपी और हैरो का उपयोग किया जाता है। दूसरा, जब हम फसल बोते हैं तो उससे पहले क्या करना, हल चलाना, जिससे खरपतवार उखड़ जाती है और वो सूखकर मिट्टी में मिल जाती है। और तीसरा तरीका खरपतवार नाशी जैसे 2,4-D का उपयोग करना। तो ये आप कर लेंगे। अब देखिए बच्चों, लास्ट 10वां प्रश्न है, निम्न बॉक्स को सही क्रम में इस प्रकार लगाइए कि गन्ने की फसल उगाने का रेखा चित्र प्राप्त हो जाए। देखो, सबसे पहले 7 चरण दे रखे हैं, तो सबसे पहला चरण क्या होगा, मिट्टी तैयार करना। ठीक है, मिट्टी तैयार कर ली। मिट्टी तैयार करने के बाद में खेत की जुताई करना, जुताई करेंगे, मिट्टी को तैयार करना, खेत की जुताई करना, फिर खाद देना, खाद देंगे, खाद देने के बाद में बुआई करना, बुआई के बाद में सिंचाई करना, सिंचाई से फिर
कटाई करना और फिर चीनी को मिल में या गन्ने को चीनी की मिल में भेजना। ठीक है, तो ये चरण हो गए आपके। इस तरीके से आप इसको लिखोगे। तो बच्चों ये प्रश्न उत्तर जो हैं वो पूरा हो चुका है और जो आपके बुक के पीछे के जितने भी प्रश्न थे वो सारे खत्म हो गए, सारे करवा दिए हैं मैंने। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न इस पाठ में से बनते हैं और जो कुछ थोड़ा बहुत चीज़ें जो बच गई है उसको मैं आपको समझाऊंगी। उन सभी प्रश्न जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको अच्छे से समझाया जाएगा और उन्हें लिखवाया जाएगा। तो आप लोग तब तक आप लोग इस पाठ को बहुत अच्छे से पढ़ें और इस जो आज मैंने पढ़ाया है उसमें से ही आपका मूल्यांकन भी होगा, क्योंकि मैंने आज प्रश्न उत्तर करवा दिए हैं। तो ये प्रश्न उत्तर भी आपको याद करने हैं मूल्यांकन के लिए। सो थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।